बोले कौवा काटे। जो कहूँगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं सच की कसम। सच की कसम में आज एक खास चेहरा हिस्सा लेगा। वो चेहरा दरअसल पहचान का मोहताज नहीं है। सवाल बस ये कि आखिर वो चेहरा कौन सा है जो आज सच की कसम में आपके और हमारे हर सवाल का जवाब देगा। चलिए चंद मिनटों के अंदर उस चेहरे के बारे में जान लेते हैं। जो गवाह बना पहाड़ों के टूटने का, जो गवाह बना बनते बिगड़ते संवरते गांव का, जिसने पहाड़ को करीब से, बहुत करीब से देखा, आवाम की आवाज उठाने के लिए जिसने अपने हाथों में उठा ली थी कलम, जिसके नस नस में दौड़ती थी पत्रकारिता, जिसने सिस्टम पर उठाए कई सवाल, जो कभी बात करता है पहाड़ों को संवारने की तो कभी बात करता है पहाड़ों को तोड़कर लोगों की तकदीर बदलने की, जिसने दागे हैं हमेशा कई सवाल, क्या वो बच पाएगा हमारे सवालों से? तो सच की कसम में इस बार हमारे सवालों के भंवर में फंसने के लिए तैयार है भूवैज्ञानिक से पत्रकार और पत्रकार से समाजसेवी बने राजेंद्र तिवारी का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कबूलनामा। क्या कहूँ मैं आपको, एक मजावा समाजसेवी, एक धमाकेदार पत्रकार, एक भूवैज्ञानिक, एक जागरूक नागरिक कह सकते हैं, जिसके अलग अलग किरदार हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो उस किरदार को निभा रहा है। क्या तिवारी साहब मानते हैं कि माइनिंग पर भी माफिया राज हावी है या फिर नहीं? नहीं, माफिया शब्द इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। माइनिंग को समझने के लिए जो है एक बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में सिरमौर में माइनिंग हो रही है वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है पर्यावरण के हिसाब से भी, और जो खनिज संपदा है वो किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की जो है एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन किए बगैर जो है कोई भी क्षेत्र या कोई भी सरकार जो है प्रगति नहीं कर सकती। लेकिन खनन करते समय अगर इस तरह का कोई कार्य होता है जो कि पर्यावरण के विपरीत है, तो उसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, अवैध खनन हो, जैसा हम बोलते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इन शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं जिनको इनके बारे में ज्ञान नहीं है। और तिवारी साहब बात करते हैं पहाड़ को खत्म करने की, इसके पीछे का जो गणित है मेरे व्यूअर्स के लिए आपको बयान करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो खनिज संपदा है वो हमको एक वरदान के रूप में प्रकृति से दिया हुआ है। जो पत्थर है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, और जो पत्थर है माइनिंग अगर नहीं होगी तो कोई जो आगे इंडस्ट्री है वो आगे इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। तो देश के विकास में योगदान करना है अगर, या अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको माइनिंग करना पड़ेगा, और कोई भी सरकार जो है वो माइनिंग बंद करके जो है विकास नहीं कर सकती। तो माइनिंग करना है वो हमारा धर्म है, हमारा व्यवसाय है, उसको हम करेंगे। लेकिन अगर उससे कोई पर्यावरण को नुकसान होता है, उससे किसी को क्षति पहुंचती है, तो वो भी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, चाहे ये माइनर भी है, ये सिटीज़न भी है। तो विकास और विनाश एक सोच की बात है। ये ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि भाई जो है पर्यावरण को बर्बाद करके जो है कोई विकास किया जाए, क्योंकि अगर पर्यावरण को बर्बाद कर दिया गया
तो विकास कोई भी आप कर लें, उसको भुगतने वाला जो है वो वहीं की ही पब्लिक रहेगी, उसको कोई इंजॉय नहीं कर पाएगा। उस पर्यावरण को जो है या जो पैसा होगा उसको कैसे इंजॉय करेंगे अगर सारा पर्यावरण खराब हो जाता है। तो पर्यावरण खराब करके कोई भी विकास नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि जब भी कोई विकास का काम होगा तो उसमें कुछ कोई न कोई थोड़ा बहुत अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा। तो जो वहाँ के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके साथ ये काम हो रहा है, उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो काम हो रहा है अगर ज़्यादा अच्छा हो रहा है, थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को किसी तरह से ठीक करके उसको चलने दिया जाए। अगर उनको ये महसूस होता है कि इससे ज़्यादा नुकसान है, थोड़ा फ़ायदा है, तो उसको कल बंद करने के बजाय उसको आज बंद कर देना चाहिए। क्या सच में आपके लिहाज से सिरमौर बदला है? बहुत बदला है। नहीं, पूरे क्षेत्र को अगर हम देखते हैं, मैं 75 में आया हूँ यहाँ पे, तो बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, वो बदलती है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊँ तो बद्रीपुर से पोंटा साहब आने के लिए जो है वो शाम को डर लगता था 6 बजे के बाद। आज 24 आवर्स आपको सारा जो है, अब आपको पोंटा साहब और जो है बद्रीपुर में कोई किसी तरह का वो नहीं मिलेगा। सारी दुकानें बन गई, यहाँ से लेकर नाहन तक सारा जो है वो हो गया। माइनिंग में जो है वो माइनिंग के 3 फेजेस रहे हैं। जो 70s की बात आप कर रहे हैं, 70s से लेकर के 84 तक एक दौर रहा है, जबकि यहाँ 3 या 4 या 5 माइंस हुआ करती थी। थोड़ा बहुत माल निकालते थे और भट्टा चूने भट्टे में उसको एक बैराइट्स की माइन होती थी। उसके बाद जब देहरादून बंद हुआ तो वहाँ के बहुत से माइन ओनर्स, नहीं उससे पहले कुछ इस तरह के हमारे लोग थे जिनको वहीं के लोग थे, उनकी ज़मीनों में पत्थर था। गवर्नमेंट ने उनको जो है वो शॉर्ट टर्म परमिट देना शुरू कर दिया। उनके अपने खेत के कुछ टर्म के हिसाब से कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म परमिट देना शुरू कर दिया, जिससे उनको वहीं रोजगार मिलना शुरू हो गया। उसी दौरान देहरादून की माइंस बंद हुई और 84 के बाद वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे माइग्रेट किए। उनके माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे माइनिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो पत्थर बिकने में बदलाव आया वो तो आया, लेकिन एक होड़ मच गई माइनिंग करने के लिए, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत रही, जिसकी वजह से माइनिंग को एक थोड़ा सा झटका लगा। उसमें काफ़ी केसेस वगैरह भी हुई और उसके बाद बंद होने का कगार पे आई। उसके बाद उसका जो 3rd फेज़ शुरू हुआ माइनिंग का, उस टाइम जो है वो किंकरी देवी वाला जो केस हुआ, उसके बाद जब हाई पावर कमेटी बनी और गवर्नमेंट के सारी चीज़ें ध्यान में आ गई, उसके हिसाब से जब चला तो उस दौर में जो है बहुत अच्छी तरह से कुछ दिन तक माइंस चली। और फिर धीरे धीरे नए कानून आए और जो है वो बंद हो गई माइनें। 55-59 के करीब माइंस थी, जिसमें से इस समय जो है केवल 12 माइनें जो हैं वो रह गई। प्रोडक्शन काफ़ी हुआ करता था, आज बहुत लिमिटेड रह गया उसमें। तो विकास तो बहुत हुआ, उसमें तो कोई वो नहीं। पहाड़ की नब्ज टटोलने वाला चेहरा आखिर खबरों की धड़कन कैसे बन गया? देखिए, ऐसा है कि इसके पीछे बड़ा लंबा एक बैकग्राउंड है। लिखने की मेरी प्रवृत्ति रही है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल हुआ करता था। डिबेट्स, राइटिंग, लिखना, खेलना, तो एक हर तरह के क्षेत्र को जो है वो तो लिखने में हमारा जो है, चूँकि हम लोग एक शिक्षक परिवार से हैं, मेरे फादर जो है एक शिक्षक रहे हैं, तो लिखने पढ़ने का स्कूल में भी बहुत एक माहौल रहा है। मैं लिखता रहा, मेरी पत्नी है वो कविताएँ लिखती थी, कवित्री। बच्चा मेरा जो है वो भी लिखता है, तो हम वैसे भी लिखते थे, आपस में लिख करके कर देते थे। अखबार से मैं अमर उजाला से जुड़ा 86 में सबसे पहले, और कुछ हमारे मित्र पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि आप लिखना शुरू कर दीजिए, तो लिखना शुरू कर दिया। मिस्टर सैनी असीस हमारे पड़ोसी थे, बड़े अच्छे पत्रकार भी रहे, तो उन्होंने कहा कि अमर उजाला के लिए आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो मैं अमर उजाला के लिए, मैं मेरठ से निकलता था तो अमर उजाला के लिए लिखना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक उसके साथ जुड़ा रहा।
उसके बाद हिमाचल की पत्रकारिता में मैं आया बाद में, जनसत्ता के साथ जो है जुड़ा। मैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो रहा और स्टेशन डेट पहुंचा। फिर दिव्य हिमाचल के साथ उसके प्रारंभिक काल से लेकर के काफ़ी दिन तक जुड़ा रहा। उसके बाद दोबारा जब अमर उजाला हिमाचल संस्करण शुरू हुआ तो फिर मैं अमर उजाला के साथ नाहन से हमारे ब्यूरो वहाँ पे आते थे, तो हम पाउंडा से जो है उसको कवर करते थे। पत्रकारिता में ये सोच करके जाने का प्रयास किया था कि कुछ पत्रकारिता में, हालांकि उस समय की पत्रकारिता में आज भी बहुत फ़र्क है। उस समय वह स्थिति नहीं थी जैसी आज है। पत्रकारिता बहुत स्वच्छ, बहुत ही सपाट और जनमानस की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना, अधिकारियों तक पहुंचाने ही मेन मकसद होता था। आज पत्रकारिता के बहुत से मायने बदल गए। मैं ये कहता हूँ कि आज पत्रकारिता एक संक्रमण काल में जा रही है और हम कहाँ जाएंगे इसका कोई भी भविष्यवाणी नहीं है। आपको अड़ियल कहूँ, अकड़ू कहूँ या फिर एक हड्डी, कोई एक खबर के लिए नौकरी छोड़ता है क्या? थोड़ा सा अलग तरह की वो है, जब कोई भी आदमी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पत्रकारिता का कोई संस्थान हो, जब चाबुक चलाने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में मैं काम करने की स्थिति में नहीं रहता। एक अखबार के साथ हमारे साथ जिसके बारे में शायद आप बात कर रहे हैं, वो एक स्थिति इस तरह की आई कि हमें ये आभास कराया गया कि भाई जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और इससे ज़्यादा होना चाहिए या ये चीज़ गलत है, जबकि मैं नहीं समझता कि वो इतने सक्षम थे कि जो मुझे इस तरह की वो देते, दिशा निर्देश देते। तो मैंने किसी विवाद में पड़ने की बजाय उनको कहा कि हम आपके साथ इस स्थिति में नहीं चलेंगे। तो हमने फिर जो है उसको छोड़ दिया। कभी ना डरने वाले तिवारी साहब कभी किसी के दबाव में आके डरे? कभी नहीं। जीवन में एक सिद्धांत है कि किसी से डरना नहीं, किसी को डराना नहीं। हमेशा शांत सा दिखने वाला चेहरा क्या कभी गुस्से के आगोश में आता है? ऐसा बहुत ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि कभी गुस्सा आया नहीं। हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में कोई गुस्सा आया हो, लेकिन मैं उसका कोई बहुत मुझे आदी नहीं हूँ ना। मैं उसको मुझे तकलीफ होती है अगर मान लीजिए कभी गुस्सा आ भी गया। जब आपकी खबरों के चलते छापेमारी तक हुई, क्या ये सही था? हाँ, ये सही था। जो गलत था उसको हमने अपना धर्म निभाते हुए उसको उजागर करने का प्रयास किया। उजागर हुआ और उस पर जो लोग उसमें दोषी थे वो कानूनी जो भी वो हुआ, वो इस तरह के कई केसेज हुए और उसका हमें किसी तरह का पश्चाताप नहीं है। नेता बनने का प्रस्ताव सामने था, क्या आपको लगता है इस ऑफर को ठुकरा के आपने सही किया? हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए बहुत अच्छी प्रपोजल्स मेरे पास आई। एक समय ऐसा आया कि मतलब सामान्यतः अगर हम सोचते तो शायद जाते, ल्यूक्रेटिव मतलब एक वो होता है कि आदमी को एक वो होता है कि राजनीति में जाना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि मुझे राजनीति में जाने की कभी ना इच्छा रही, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, इसलिए मुझे किसी तरह का राजनीति से कोई बहुत मोह नहीं रहा कि मैं राजनीति में जा कर के ये काम कर लूँगा या ये काम कर लूँगा। हाँ, मुझे ऑफ़र इस बात की ज़रूर आई थी, 2 बार इस तरह का हुआ कि भी जो है अच्छे दलों से आई थी, नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन इस तरह का मुझे जो है ऑफ़र आई थी कि जो है
राजनीति में आए और जो है कैंडिडेट बने। हालांकि आज कोई सुनेगा इस बात को तो शायद इस बात पर विश्वास ना करे, लेकिन बहुत साल पहले कुछ इस तरह की परिस्थितियां थी कि एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था। तो उस समय इस तरह की वो थी, लेकिन मैंने सपाट शब्दों में मतलब जो उस समय कहा वो आज भी कह रहा हूँ। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके, बड़े प्रतिष्ठित शहर के लोग थे, ऐसा हल्के फुल्के लोग नहीं थे, प्रतिष्ठित लोग थे। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे विनम्रता के साथ मना कर दिया, मुझे उसमें जो है नहीं जाना है, ना मेरे रुचि का ये जो है फील्ड है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। चूहे बिल्ली का खेल था क्या? देखिए, पत्रकारिता में इस तरह की बहुत सी स्थितियां आती हैं, और आप चूँकि स्वयं पत्रकार हैं इसलिए इस बात को समझ सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और समाज के साथ कई बार इस तरह का मतभेद हो जाता है। या जैसे पत्रकारिता में रहते हुए अगर आप ये सोचते हैं कि भाई कोई भी आपकी एक्सक्लूसिव खबर है या कोई क्राइम है या कोई बात, तो उसको पत्रकार जो है अपने आप जल्दी से जल्दी उसको कवर करके भेजने का प्रयास करेगा। पुलिस ये चाहेगी कि भाई जो है वो इस तरह की अगर कोई खबर है तो छपने से पहले मेरे को क्यों नहीं बताया, या मेरे पास ये खबर क्यों नहीं आई। वो एक द्वंद्व होता है पुलिस में, पहले से आज तक, शायद आज भी होगा वो द्वंद्व, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि वो चीज़ हमें पहले पता लगे। पत्रकार ये चाहता है कि मेरी खबर जो है वो बने और निकले, शाया हो, उसके बाद जो है लोगों को पता लगे। पुलिस अपना काम करती रहे, पत्रकार अपना काम करते रहे। इस तरह की स्थितियाँ बहुत कई बार इस तरह की हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में आप अपने दामन को दागदार समझते हैं या फिर पाक साफ? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इन विशेषणों में नहीं जाना चाहता। ये जो समाज है वो निर्णय करता है। आज आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, क्या तिवारी साहब को पार का रास्ता दिखा दिया गया, या फिर तिवारी साहब ने कहा गुड बाय? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे बाहर का रास्ता दिखाने की नौबत तब होती अगर कोई मुझे अंदर ले आया होता। अभी इस तरह का कोई यहाँ नहीं, मैं कह सकता कि हाँ भाई जो है ये आदमी मुझे पत्रकारिता में ले आया और इसने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं स्वयं अपने आप में जो है पत्रकारिता में आया, और मैं जैसा पहले भी मैं आपको कह रहा था कि जब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता समय के साथ, इतना समय नहीं दे पाता, और उम्र के साथ भी जो है वो थोड़ा सा समय इतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है। गंदगी फैलाने वालों को आप एक बड़ी टेंशन दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि यह सोच, जो स्वच्छता है, स्वच्छता एक सोच है, और आज हमारे देश की ज़रूरत है। हम बहुत दिन से सोचते, हम नहीं, पूरा देश इस बारे में सोचता है। अब तो पूरा देश इस बात पे मनन कर रहा है, विश्व स्तर पे इस स्वच्छता के बारे में जो है। हमने तो केवल एक प्रयास किया था कि, और उसके पीछे कारण जो आप जानना चाहते हो ये है कि क्योंकि हम लोग जब हिंदुस्तान में होते हैं तो अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं। जब आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, बहुत से लोग, सबसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार वहाँ बहुत साफ है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा वो होता है। तो हमको भी जाने का अवसर मिला, उसमें बहुत से देशों में मैं गया, वहाँ करके लगता था, जब आप वहाँ होता तो सोचता यार हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, ऐसा कौन सी बात है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जब एयरपोर्ट से उतर करके बाहर आता है फिर वही देखता है तो बड़े एक त्रासदी उसमें कुछ है। अभी जो हुआ ये 2017 जून 2015 की बात है कि हम लोगों ने जो है ऐसे ही, मतलब मैंने एक व्हाट्सएप जो है उसको प्रयोग किया, क्योंकि ये मन में सोच थी कि भाई स्वच्छता पे कुछ वो किया जाए। तो उसमें केवल मैसेज डाला मैंने अपने शहर के लोगों को, कुछ 5, 7, 10 लोगों को, कि भाई आप स्वच्छता के, शहर की स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं। और मैंने उस ग्रुप का नाम रखा क्लीन पोंडा, ग्रीन पोंडा। तो वो डाला तो कुछ उन लोगों के अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए कि नहीं हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं, हम भी ऐसा करना चाह रहे हैं। तो फिर थोड़ा हमारा हौसला बढ़ा, फिर उसमें मेंबर्स ने बढ़ाए, फिर बैठके करी लोगों के साथ, शहर के लोगों के साथ, शासन के साथ।
तो लोगों का मतलब एक तबका ऐसा था कि जो सपोर्ट में आपके साथ आने को तैयार था। एक खाली लीड उनको लेने की बात थी, मार्ग दिखाने वाली बात थी। ग्रीन पौंटा ऐसी अपने वॉलेंटियर्स को आपने कौन सी वृत्ति दिला रखी है कि हर वीरवार को उनके दर्शन हो ही जाते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अपनी धरती और अपने गुरु स्थान के ये गुरु जी का आशीर्वाद है कि उनके अंदर इस तरह की सोच डेवलप हुई है कि अपने मातृभूमि के प्रति जो है वो सजग हैं। और जो हमारा युवा है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर इस तरह की भावना अगर आ जाती है तो आने वाला भविष्य बड़ा सुखद होगा। वो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो मतलब एक तरह की जनूनी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पास बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वो बच्चे मेरे बहुत कहने के मना करने के बावजूद, फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, परसों बारिश हो रही थी, आपने देखा होगा वीरवार को, तो बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए, बारिश हो गई तो उन्होंने ग्रुप में ये डाला कि भी हम आज मीटिंग को जो है कॉल ऑफ कर रहे हैं। हमने उनको वो किया कि भाई गुड डिसीजन, आपने अच्छा किया। आधा घंटे के अंदर बारिश बंद हो गई और ग्रुप में मैसेज ये आया कि हम बैरियर पे जा रहे हैं। तो हम ना चाहते हुए भी हम उनको मतलब मना नहीं कर पाए, क्योंकि हम उनके जो अंदर उनके जज्बा है, जो जुनून है, उस पर हम रोक नहीं लगाना चाहते थे। और वो लोग गए और 2 घंटे वहाँ पे बारिश नहीं हुई, 2 घंटे तक वहाँ पर रहे, लोगों को समझाते रहे, वहाँ लोगों से पॉलीथीन वापस लेते रहे और उन्होंने अपना वो किया। हमारे साथ कुछ इस तरह के वॉलंटियर्स हैं। एक मनिंदर सिंह मनी करके अच्छा पंकज भटनागर है, मनिंदर के साथ और लोग हैं, हम तो बहुत से हैं, हमारे पत्रकार लोग हैं, सारे वहाँ पे होते हैं। मनिंदर को जो है एक दिन मैसेज उसने किया कि मुझे सर जो है फीवर है तो आज मैं नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाकी मैंने मैसेज उसमें डाला कि भाई बाकी लोग आप लोग आइए, उसको फीवर आए। सब लोग वहाँ पे पहुँचे और आधे घंटे बाद मैं देख के हैरान हो गया, 102 डिग्री बुखार था उसको। और वो लड़का वहाँ बैरियर पे पॉलीथीन गा रहा, खींच रहा, लोगों को रोक रहा कि भाई मत ले जाइए इसको। तो ये जनून है, ये एक जज्बा है अपने देश के प्रति। उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है, उसको कोई शाबाशी नहीं दे रहा है, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसको एक सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो अपनी मातृभूमि के लिए ज़रूरी है। मैं जो है अपने देश का, अपने भूमि का जो है कुछ कल्याण कर रहा हूँ कि आने वाला दिन हमारा खराब ना हो। तो ये सब चीज़ें केवल वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर एक देश प्रेम हो, अपने शहर से प्यार हो, अपने गुरु की उसके ऊपर कृपा है, तभी वो कर पाते, नहीं तो नहीं कर, हर कोई नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि आपकी वो जिद सही थी, या फिर क्यों ना मैं इसका कनेक्शन पौंटास के साथ जोड़ दूं? नहीं, ऐसा है कि ये जिद नहीं रही। एक तो ये केवल एक मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि आपने किस करियर में जाना है, जहाँ जाना है जैसे जाओ। बच्चे हमारे अपने अपने हिसाब से गए, कहीं भी जाना हुआ, सेटल भी हुए, हमें कोई वो नहीं रहा। लेकिन मैं उस पर जो है किसी तरह से समझौता नहीं करना चाहता कि मैं पौंटा साहब छोड़ करके मैं अमेरिका में बस जाऊँ, मैं दुबई में बस जाऊँ, मैं सिंगापुर में बस जाऊँ, साउथ अफ्रीका में बस जाऊँ, न्यूजीलैंड में बस जाऊँ। वो मैं नहीं कर सकता, इस जीवन में तो खैर संभव नहीं है। पिता एक बड़े शिक्षक थे, अपने में उनका एक बड़ा नाम था। एक संस्था को आप बड़े शीतल से चला रहे हैं, नाम आपके जुबान से जानना चाहूँगा। शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, इसके पीछे अगर समझ की बात की जाए तो समझ क्या थी? नहीं, मैं पिछले 24 वर्षों से हिमोत्कर्ष एक संस्था है, उत्तर भारत की एक बड़ी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था है, ऊना से शुरू हुई थी,
कंवर हरि सिंह जी हमारे उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुरू किया था तकरीबन 50 साल वर्ष पहले। तो वो हमारे जानने वाले थे, मुलाकात होती रहती थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक सिरमौर शाखा जो है शुरू करिए। तो 24 वर्ष पहले जो है हमने सिरमौर शाखा शुरू किया। इस समय तो 4, 5, 6, 7 उसमें ज़िलों में जो है चल रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि शिक्षक परिवार से मैं हूँ, तो मुझे थोड़ा शिक्षकों के प्रति जो है एक आदर, सत्कार, भाव, प्यार रहा है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक आप एक कार्यक्रम अपना जो है वो कोई सा भी निर्धारित कर लें। तो मैंने कहा कि शिक्षक दिवस पे हम एक कार्यक्रम कर लेंगे। यही सोचा कि भाई चलो इसी बहाने हम अपने शिक्षकों को मान सम्मान कर सकेंगे और जो लोग नहीं हैं उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। तो तब से जो है ये शुरू किया है। इसमें और भी कई प्रकल्प हैं। बच्चों को छात्रवृत्ति है, जो गरीब बच्चे हैं उनको वो है, एग्ज़ाम्स होते हैं पूरे प्रदेश में, वो भी होते हैं, और भी सामाजिक कोई कार्य होता है तो उसमें होते हैं। लेकिन साल में एक जो है वो राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम होता है, उसमें ही उत्कर्ष और में ही शिक्षक दिवस मनाता है। तो उसमें एक प्रयास करते हैं, पहले केवल शिक्षकों को करते थे, अब कुछ वर्षों से जो है उसमें और फील्ड्स में जो लोग एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं उनको भी सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। और मैं इस सोचता हूँ कि जीवन में जैसा कहा जाता है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, उसी तरह से एक समाज ऋण, सामाजिक ऋण होता है। समाज में सामाजिक कार्य करके ही आप उस ऋण से मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कम हो सकते हैं, कुछ योगदान कर सकते हैं, आप उस ऋण में थोड़ा सा कमी कर सकते हैं। तिवारी साहब, शुक्रिया हमारे सवाल का जवाब बड़े ही बेबाकी से देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो सच की कसम है, आज मेरे साथ बस इतना ही। अगली बार एक नए चेहरे के साथ हाजिर होंगे, आपके साथ जारी रखेंगे सवालों की बरसात। हाँ, अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया तो इस इंटरव्यू को आप अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा, अगला चेहरा कौन होगा, इस बात को भी आप हमारे तक रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।